नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको दिल्ली का वो सियासी कांटा दिखाएंगे जो मछली में आकर अटका है। चित्तरंजन पार्क में मंदिर के पास मछली की दुकान पर क्लेश छिड़ा है और इसका आधार है टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की जारी किया गया वीडियो, जिससे उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद राहुल गांधी का वक्फ वाला हमला जो उन्होंने केंद्र सरकार पर किया है। अहमदाबाद में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा है कि वक्फ कानून संविधान पर आक्रमण है। इसके अलावा बांग्लादेश का नाम लेकर उन्होंने पीएम पर क्या डायरेक्ट कटाक्ष किया, ये देखिएगा। वैसे वक्फ कानून पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा और जब तक वो हैं मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगी। इस पर बीजेपी ने ममता को फर्जी हिंदू बताया है। सत्ता में एक कुंजी आज टैरिफ वॉर पर भी है, जिसमें अब भारत को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो जल्द दवाओं पर भी टैरिफ लगाने वाले हैं। इससे भारत को कितना नुकसान होगा, ये समझेंगे। वैसे आज चीन ने अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में उस पर 84% टैरिफ लगा दिया है। फिर एक खबर आतंकी तहव्वुर राणा पर, जिसके गुनाहों का हिसाब अब भारत में होगा। 2008 मुंबई हमलों के दोषी तहव्वुर राणा को कल इंडिया लाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार एनआईए और रॉ की एक टीम इस आतंकी को लेकर स्पेशल फ्लाइट से रवाना हो चुकी है। इसके बाद रेप और हत्या के दोषी राम रहीम की बात, जिस पर अनलिमिटेड कृपा बरस रही है। गुरमीत राम रहीम फिर 21 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है, लेकिन इस बार उसकी लीव एप्लीकेशन किस लिए अप्रूव हुई है, गौर कीजिएगा। और सत्ता में न्यूज मित्रों के लिए एक शुभ समाचार भी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कटौती की है और इसे 0.25% घटाकर 6% कर दिया है। इससे आने वाले दिनों में लोन सस्ते हो सकते हैं और आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी। सत्ता की शुरुआत लेकिन आज एक ऐसी खबर से करते हैं जिसमें मछली बाजार और सियासी कांटे हैं। ये खबर दिल्ली की है और इसे मुद्दा बनाया है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने, जिसके बाद अब इस खबर पर फैक्ट चेक हो रहा है। आरोप लग रहे हैं और सफाइयां दी जा रही हैं और सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली के मछली बाजार में सियासत का कांटा कैसे आया। हमने आपके लिए इस खबर पर सत्ता की बिना कांटों की एक कुंजी तैयार की है, जिसमें आरोप और सफाई दोनों बिना मसाले के हैं। सबसे पहले खबर समझते हैं कि दिल्ली के मछली बाजार में सियासी कांटा आया कैसे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह वीडियो दिल्ली के चित्तरंजन पार्क यानी सीआर पार्क के इलाके का है। यहाँ मंदिर के साथ फिश और मीट मार्केट है। यह वीडियो उसी बाजार का है। वीडियो में एक शख्स जो भगवा कपड़े पहने हैं, ये कहता है कि मंदिर के पास मछली बाजार नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म में किसी को काटना गलत है। इस पर कुछ दुकानदार कहते हैं कि ये डीडीए की दुकान है। इस पर मांस काटने का विरोध करने वाला वो व्यक्ति कहता है कि हम उनकी गलतियों को ठीक करेंगे। एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, फिर आगे की कहानी भी समझते हैं। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है, तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या, मंदिर का जो परिषद है ना, वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। जो मान रहा है, पर मंदिर के साथ जो चीज हो रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें सभी सनातनियों को ठेस पहुंचा रही है। तो कहते हैं इस बात में दिक्कत है तो मुझे बता दो। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी। डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। और मंदिर की मर्यादा सिर्फ हम नहीं देख रहे भाई, आप नहीं देख रहे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी के गुंडों को वीडियो में देखा गया है, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस बारे में दिल्ली पुलिस ने अभी कोई बयान नहीं जारी किया है। आगे की जांच और कार्रवाई का इंतजार है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि क्या हम सभी ढोकला खाएं और जय श्री राम के नारे लगाएं। एक बार उनका बयान उन्हीं की जुबानी सुनिए। Chittaranjan Park is a Bengali colony which is proudly Bengali. Bengalis are a proud fish-eating people, and this particular temple has actually been built by the shopkeepers and the business community of Chittaranjan Park. You can see how in broad daylight the BJP's goons are threatening shopkeepers and telling them that you cannot have a shop here.
Is the BJP going to tell us what we are going to eat? Is the BJP going to tell us that we have to eat dhoklas and say Jai Shri Ram 3 times a day? The BJP is anti-Muslim, they are anti-Hindus, they are anti-constitution. बीजेपी की सांसद बीजेपी महुआ मोइत्रा के आरोपों पर लाल है। वो कह रही है कि महुआ मोइत्रा माहौल खराब करना चाहती है। वीडियो जानबूझकर सामुदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया लगता है। दिल्ली पुलिस इस पर सख्त एक्शन ले। सत्ता से आउट होने के बाद मुद्दों की तलाश में लगी आम आदमी पार्टी तो ये मुद्दा रास आ रहा है। आपने कहा है कि बंगाल की संस्कृति की अनदेखी बीजेपी को भारी पड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा ने जिस आदमी को बीजेपी का बताया, क्या वो बीजेपी से है? इस पर हमने वहां के उन दुकानदारों से बात की जो धमकी वाले एपिसोड के दौरान वहां मौजूद थे। सुनिए उनका क्या कहना है। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। मैं इस वक्त उसी मंदिर के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ ये मंदिर है जो काफ़ी स्थानीय लोगों के अनुसार काफ़ी पुराना है, और मेरे बाईं तरफ उसी मंदिर से सटा हुआ ये मछली बाज़ार है। लोगों का कहना है कि ये जो मछली बाज़ार है इसी मार्केट के लोगों ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी, और ये मंदिर काफ़ी साल पुराना है, करीब 60 साल से ऊपर हो गया यहाँ ये मंदिर स्थापित है, और इस मंदिर से सटी हुई ये मछली बाज़ार है। वीडियो में जो दिखाया गया है वही बात बोल रहे थे वो लोग, शायद अपना वायरल करने के लिए या आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या जो भी हो, मगर वो आके अपना आप सनातनी बोल रहा था, और वो लोग बोल रहे थे ये वाला मार्केट के साथ आपको मंदिर के साथ मार्केट होना नहीं चाहिए। एक से आप लोकल तो नहीं लग रहा था, क्योंकि लोकल वाला कोई बोलेगा नहीं ऐसे, ये शायद बाहर का कोई होगा। दो लड़का ने अपना खींच के ये करा, अपना बगा आपने बात करके चला गया, आपस में बात करके चला गया। यहाँ तो मंदिर जो है तो नहीं होना चाहिए, तो हम तो मानते हैं, हमें मच्छी मार्केट तो नहीं होना चाहिए जो मंदिर के बगल में, लेकिन इन लोगों में चलता है। यहाँ पर ये जो मंदिर से सटी हुई दीवार पर एक मछली बाजार भी है, जो डीडीओ ने पास किया। अच्छा। और डीडीओ के जाके पूछो क्यों कराया, वो लोग को फ्री होल्ड भी करवा दिया। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंगाली में ट्रेडिशन में चलता है। शादी में, कोई गृह प्रवेश में भोग भी लगा के, मछली का भोग लगा के माता का चढ़ाता है, जैसे दारू चढ़ाता है ये चढ़ता है, बंगाली में चलता है। क्यों ना, ये सारे मिनी कलकत्ता जैसे बोलते हैं। तो जिसको पसंद नहीं है वो प्रॉब्लम कर रहा है। जो हम लोग जो खाता नहीं है उसका प्रॉब्लम है, जो खाता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर वाला बंदा कोई आ गया तो आपत्ति कर रहा है, वायरल हो रहा है, इससे सब लोग आ रहा है। बंगाली मंदिर में तो मीट मछली तो चलता ही है। वेस्ट बंगाल में आप देखो, हाँ अभी मंदिर में मछली का भोग लगाना पड़ेगा। मेरा दिल्ली में भी कोई एक मंदिर है, न्यू दिल्ली कालीबाड़ी, बहुत फेमस है, बहुत पुराना है। वहाँ पे हर दिन मछली का भोग माता जी को चढ़ना पड़ेगा। मच्छी मार्केट की तरफ से, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कल इन्होंने कंप्लेंट किया है। आज ईपीडीपी की तरफ से हम लोग पुलिस के पास जा रहे हैं और डीसीपी के पास भी हम जाएंगे, और हमारे लोकल जो एमएलए हैं उनको भी हम सूचित करेंगे। तो हमारे अंदर शादी ब्याह में ये मच्छी हमारा शुभ माना जाता है। अब ये हमें पता नहीं ये लोग कौन है जो हमारे ये शांति प्रिय चितरंजन पार्क को अशांति में तब्दीली करना चाहते हैं। फीस भी खाते हैं, हमारे सीआर पार्क के लोग मंदिर में भी जाते हैं, फीस भी लेते हैं। ये पार्ट ऑफ आवर कल्चर है। अब इसको अगर बंद करने का फॉर वट एवर रीज़न जो है वो एप्लीकेबल सीआर पार्क के लिए नहीं हो सकता। दिल्ली में बांग्ला बोलने वाले लोगों की आबादी करीब 2,15,000 है। दिल्ली के 4 इलाकों में सबसे ज्यादा बांग्ला भाषी रहते हैं, जिसमें पहले नंबर पर चितरंजन पार्क यानी सीआर पार्क है। इसके बाद महावीर एनक्लेव, निवेदिता एनक्लेव और टैगोर पार्क वो इलाके हैं जहां बंगाली समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। वैसे तो दिल्ली के चुनाव में आबादी के हिसाब से बंगाली समाज बहुत अंतर पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन इन 4 इलाकों में और सबसे ज्यादा सीआर पार्क वाले इलाके में बंगाली वोट बहुत ताकतवर है। लेकिन दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल की सियासत में दिल्ली का ये छोटा सा सीआर पार्क काफी आक्रोश पैदा कर सकता है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष चुनाव है, ऐसे में बीजेपी को इस बात की चिंता है कि उनकी छवि बंगाली संस्कृति के खिलाफ वाली बनाई जा सकती है। इसीलिए वो सुपर एक्टिव हैं और खुद सामने आकर ये कह रही है कि जिसने भी धमकी दी है उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे झूठ बोलना, और इसका टारगेट ये है कि सीआर पार्क को लेकर
पश्चिम बंगाल में बंगालियों को उस्काना, बंगालियों को एजिटेट करना, बंगालियों को थोड़ा ये कर देना कि बीजेपी एंटी बंगाली है, बीजेपी नॉन वेज नहीं पसंद करती। मैं तो बीजेपी का अध्यक्ष हूँ ना, मैं तो लगभग हर रोज़ नॉन वेज खाता हूँ पश्चिम, क्योंकि बंगालियों की फूड हैबिट है। क्या करें, बंगालियों का ही फूड हैबिट है, नॉन मछली को हम वेजिटेबल जैसा ही समझते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये रेहड़ी और ठेली वाले गरीब लोगों के ऊपर ही क्यों जो है अपना बल आजमाती है? भैया दिल्ली के अंदर कितने सारे 5 स्टार होटल्स हैं, आप में थोड़ी हिम्मत हो तो उन 5 स्टार होटलों के अंदर भी तो जाओ। 5 स्टार होटलों के अंदर नवरात्रों में क्यों नॉन वेजिटेरियन बन रहा है, क्यों मच्छी बन रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कोई एतराज नहीं है। अब सत्ता में अगली खबर शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। अगर अस्पताल में आप कोई सर्जरी कराने जाएं और अचानक हॉस्पिटल का कोई सिक्योरिटी गार्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर ऑपरेशन करने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सोचिए आप किसी ट्रेन में बैठे हों और अचानक से रेलवे ट्रैक की मरम्मत करने वाला लाइनमैन ट्रेन चलाने के लिए इंजन में आ जाए तो आप क्या करेंगे? और सोचकर देखिए, जब आपको ये पता चले कि जिस प्लेन में आप जा रहे हैं उसे पायलट नहीं बल्कि कोई फ्लाइट अटेंडेंट उड़ा रहा है तो क्या होगा? आप सभी न्यूज़ मित्रों को शायद हमारे ये सवाल कुछ अजीब लग रहे हो, लेकिन आज हम आपको अजब मध्य प्रदेश की उस गजब व्यवस्था के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कुछ इसी तर्ज पर एक चपड़ासी को यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपी चेक करने के लिए लगा दिया गया और इसके लिए उसे बाकायदा 5,000 रुपए भी दिए गए। पहले हम आपको उस पियोन से मिलवाते हैं जो कुछ घंटे के लिए एमपी के नर्मदापुरम में मौजूद शहीद भगत सिंह शासकीय पीजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रोल में आ गया और बीए के हिंदी एग्जाम की कॉपियां चेक करने लगा। विश्वविद्यालय में जिस चपड़ासी को आप किसी प्रकांड हिंदी प्रोफेसर की तरह कॉपी चेक करते हुए देख रहे हैं उसका नाम पन्ना लाल पठारिया है, जिसका वीडियो जनवरी में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जब ये शिक्षा विभाग तक पहुंचा तो सब हिल गए। मामले की जांच हुई और जो सामने आया उसे जानकर आपको भी शौक लग सकता है। जांच में पता चला कि असल में बीए की हिंदी परीक्षा की कॉपी जांचने का काम गेस्ट फैकल्टी की प्रोफेसर खुशबू पगारे का था, क्योंकि महिला प्रोफेसर की तबीयत खराब थी जिसके कारण उन्होंने कॉलेज के बुक लिफ्टर राकेश मेहर को 7,000 रुपए देकर किसी और से कॉपियों का मूल्यांकन करवाने को कहा। लेकिन बुक लिफ्टर राकेश मेहर उनसे भी 2 हाथ आगे निकले और उन्होंने यूनिवर्सिटी के चपड़ासी पन्ना लाल को ही 5,000 रुपए देकर हिंदी की कॉपी चेक करवा दी। लेकिन जब चपड़ासी पन्ना लाल कठारिया किसी मंझे हुए प्रोफेसर की तरह छात्रों की कॉपी चेक कर रहे थे तभी किसी ने उनका वीडियो बना लिया और जब ये वायरल हुआ तो जांच बैठी, कमेटी बनाई गई और कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य और एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। अब मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग भी इस अजब गजब केस को सुनकर हैरान हैं, जबकि निलंबित होने के बाद आरोपी शिक्षक हाईकोर्ट जाने की चेतावनी दे रहे हैं। उस पत्र में कोई उचित कारण समझ में नहीं आ रहा है और मैं आज शासन को पत्र लिखूंगा ताकि मुझे जानकारी मिल सके कि मुझे क्यों निलंबित किया गया है। संतोष का जवाब नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में मैं उच्च न्यायालय की शरण में जाऊँगा। उसमें मुझे कोई आधार दिखाई नहीं दे रहा है कि किस आधार पर निलंबित किया गया है। शासन को पत्र लिखूँगा, निवेदन करूँगा और उसके बाद कोई उत्तर नहीं प्राप्त होता तो मैं कोर्ट की शरण लूँगा। एक प्रकरण जरूर हुआ है जिसको मैंने कहा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। जो भी दोषी उन पर कार्रवाई की गई है और सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब इस मुद्दे पर नजरिया आए, जरा उन छात्रों के बारे में सोचिए जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की, पूरी लगन के साथ परीक्षा दी और सोचा कि इस परिश्रम का फल उन्हें नंबर के रूप में मिलेगा, लेकिन असल में उनकी कॉपी किसी हिंदी के जानकार प्रोफेसर तक पहुंची ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी चपड़ासी ने ही चेक कर दिया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस विश्वविद्यालय के बीए हिंदी के छात्रों ने एक से एक मुश्किल अध्याय पढ़े, लेकिन वो इस केस में कथित तौर पर शामिल प्रोफेसर और टीचर्स की बेईमानी वाले अध्याय नहीं पढ़ पाए।
वैसे अजब गजब कहानी सिर्फ मध्य प्रदेश की ही नहीं है, बल्कि अब आपको हरियाणा में रेप और हत्या के दोषी एक कथित बाबा की गजब कहानी भी बताते हैं, जिस पर परोल और फरलो वाली कृपा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शायद हमारे कई न्यूज मित्र अब तक इस बाबा को जान गए होंगे, जिसका नाम है राम रहीम, जिसके बारे में सुनकर वो न्यूज मित्र थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जिन्हें शायद अपने जन्मदिन पर भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती होगी। लेकिन जेल में रेप और हत्या की सजा काट रहा राम रहीम अपनी लीव एप्लीकेशन को अप्रूव कराने का चैंपियन बन चुका है और अब वो अपने डेरे के स्थापना दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया है। वैसे रेप और हत्या के दोषी राम रहीम का जेल से बाहर आना अब कोई बड़ी खबर नहीं है, बल्कि एक नोटिफिकेशन है, क्योंकि राम रहीम के लिए अब ये आम बात हो गई है। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 21 दिन की फरलो मिल गई है। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस के 77वें समारोह में शामिल होगा। राम रहीम सिरसा के डेरे में 21 दिन तक रहेगा। लेकिन खबर राम रहीम का जेल से बाहर आना नहीं, बल्कि बार बार उसकी छुट्टी का अप्रूव होना है, क्योंकि 2017 से अब तक राम रहीम 13 बार जेल से बाहर आ चुका है। इसीलिए सवाल तो उठता है, आखिर राम रहीम पर इतनी कृपा बरस कहां से रही है। आज सुबह करीब 6:30 बजे राम रहीम को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से सिरसा पहुंचाया गया और इस दौरान उसकी मुख्य शिष्या हनीप्रीत उसे लेने रोहतक जेल आई थी। जेल से बाहर निकलने के बाद हमेशा की तरह राम रहीम ने एक वीडियो शूट किया। लेकिन अब राम रहीम को लेकर आपको जो कुछ हम बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद नहीं रख सकती। कभी फरलो तो कभी परोल के नाम पर राहत वाला चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन अब तक उसे 13 बार जेल से परोल या फरलो मिल चुकी है। 2020 में राम रहीम 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की इजाजत मिली। 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने परोल और फरलो का सुख उठाया। 2023 में 101 दिन तक राम रहीम पर आज़ादी वाली कृपा बरसती रही। 2024 में परोल और फरलो वाला ये नंबर 91 दिन हो जाता है, जबकि इसी वर्ष वो 28 जनवरी 2025 को 30 दिन की परोल पर जेल से बाहर आया था। मतलब पिछले 5 वर्षों में गुरमीत राम रहीम पर 316 दिन जेल से बाहर रहने की कृपा बरस चुकी है और अब एक बार फिर 21 दिन के लिए राम रहीम को मौज मिल गई है, यानी करीब करीब 1 साल वो जेल से बाहर रह चुका है। वैसे हरियाणा सरकार के अनुसार सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है, इसमें सरकार की कोई कृपा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि सिस्टम की कृपा राम रहीम पर ऐसे ही बरसती रही तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब वो जेल से बाहर निकलने के तरीकों पर कोई छोटी मोटी पुस्तक भी लिखते हैं। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, इसमें जेल प्रशासन और इसके साथ साथ जो कमिश्नरी, जो उसको संबंधित कमिश्नरी है, वो फैसला करती है कि किसको कितनी पैरोल मिलनी है, उसके आचरण के हिसाब से, उसके मैनुअल के हिसाब से, उसकी जेल की गाइडलाइन के हिसाब से पैरोल पर आप लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। ऊपर वो सारा वो देखते हैं और वो कमिश्नरेट उसका फैसला करता है। हर एक कैदी का अधिकार होता है, वो 1 साल के अंदर 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकता है। 70 दिन की पैरोल में से 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरुजी पहले ले चुके हैं, 40 दिन की बकाया है और 21 दिन की फरलो उन्हें आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने दी है। पूज्य गुरुजी की फरलो या पैरोल को किसी प्रकार की राजनीति से ना जोड़ा जाए। पूज्य गुरुजी का राजनीति से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और अब नजरिया 9 कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता। लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो परोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर विचार कीजिएगा। सत्ता में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के ताबड़तोड़ टैरिफ फैसले की, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि इसके साइड इफेक्ट दूसरे देशों के साथ साथ अमेरिका में भी देखने को मिलेंगे। और आज ट्रंप की दवा पर भारी टैरिफ वाली बात ज्यादा ट्रेंड हो रही है, जिसको लेकर हर तरफ ट्रंप के लिए यही कहा जा रहा है कि इसमें उनका ज्यादा घाटा है।
मतलब ये कि भारत के पास ट्रंप की टैरिफ वाली बीमारी की दवा है, या फिर ये कहें कि पूरी दवा इंडस्ट्री है जो ट्रंप के टैरिफ कार्ड को फेल कर देगी। सत्ता में आज हमने इस पर विशेष कुंजी तैयार की है। आप ध्यान से ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी के बारे में जानिए। टैरिफ वसूली के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुके ट्रंप की दवा पर टैरिफ वाली 5 बातें आइए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दवाइयों पर जल्द भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। इस बात को इस दलील के साथ रखा है कि टैरिफ लगाने से दवा कंपनियां अमेरिका आएंगी। उनका मानना है कि दवा पर टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां चीन और अन्य देशों को छोड़ देंगी। अमेरिका फर्स्ट विचार वाले ट्रंप का ये भी मानना है कि इससे अमेरिका में घरेलू दवा इंडस्ट्री को फायदा होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए अमेरिका पर दबाव बनाते हैं। अमेरिका की टैरिफ वाली अगली कहानी से पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि इस वक्त दोनों देशों के बीच दवा पर टैरिफ वाला हिसाब क्या है। फिलहाल अमेरिका से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर भारत 10.91% टैरिफ लगाता है। वहीं भारत से आयात होने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर अमेरिका 0% टैरिफ लगाता है, मतलब कोई टैरिफ नहीं लेता है। जब आप आंकड़ों को देखेंगे तो ये जानेंगे कि कैसे ये अमेरिका की मजबूरी है, कैसे पूरा अमेरिका भारत की जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है, कैसे भारत से दवा निर्यात का कम होना अमेरिका के नागरिकों के लिए महंगा साबित होगा। ट्रंप के लिए आंकड़ों वाला आईना आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा दवाएं खरीदने वाला देश है। भारत अमेरिका को दवा बेचने वाला टॉप 5 देशों में शामिल है। अमेरिका की आधी जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। भारतीय दवा कंपनियां औसतन हर वर्ष 40% जेनेरिक दवाएं अमेरिका भेजती हैं। 2023 में अमेरिका को 94,000 करोड़ रुपए की दवाएं भारत से भेजी गई। 2024 में भारत से 1,10,000 करोड़ रुपए की दवाएं निर्यात हुई। यह अमेरिका में उपयोग की जाने वाली जेनेरिक दवाओं का 47% है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका में 10 में से 9 प्रिस्क्रिप्शन भारतीय दवाओं के होते हैं। 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं से अमेरिका को 219 अरब डॉलर की बचत हुई। सोचिए, जब भारत टैरिफ बढ़ाएगा तो अमेरिका को कितना नुकसान होगा, अमेरिका की आम जनता को कितनी परेशानी होगी। आपको यह भी बता दें कि जेनेरिक दवाइयां ब्रांड वाली दवाओं का सस्ता संस्करण होती हैं। ब्रांडेड दवा की तुलना में ये 80 से 85% तक सस्ती होती हैं। भारत की जेनेरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। अमेरिका में 90% डॉक्टर जेनेरिक दवाएं लिखते हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का एक बड़ा उत्पादक है। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है। भारत में 10,500 से ज्यादा दवा कंपनियां हैं। जेनेरिक दवाएं सस्ती होती हैं क्योंकि नई दवा बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च होता है। ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म होने के बाद जेनेरिक उसे बनाया जा सकता है, जिससे लागत कम रहती है। अब सवाल यह है कि अगर अमेरिका जेनेरिक दवा पर टैरिफ लगाता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। इसको लेकर हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अमेरिका को भारी नुकसान होने वाला है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स के बिना अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम ठप पड़ जाएगा। 3,000 फार्मा कंपनीज और 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की कैपेसिटी कोई एक दिन में नहीं बना सकता। भारत की दवाइयों से अमेरिका हर साल $300 बिलियन बचाता है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। टैरिफ से अमेरिकन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और इंसुलिन से लेकर कैंसर मेडिसिन तक सब अफोर्डेबल हेल्थ केयर का सपना टूट जाएगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति वाले ट्रंप के हानिकारक फैसलों की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत के साथ साथ चीन भी अमेरिका को कड़ा जवाब दे रहा है। मतलब अमेरिका और चीन में बड़ा टैरिफ युद्ध चल रहा है। पहले चीन ने अमेरिका के 34% के जवाब में टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर चीन को 104% टैरिफ देना होगा। इसके बाद चीन ने भी अमेरिका पर फिर से काउंटर टैरिफ अटैक किया है। अब तक अमेरिका 104% और चीन 84% टैरिफ लगा चुका है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले सप्ताह रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की थी तो उन्होंने फार्मास्यूटिकल्स, कॉपर, सेमीकंडक्टर, लकड़ी, बुलियन, एनर्जी और कुछ मिनरल्स को टैरिफ से छूट दी थी। लेकिन अब दवा पर टैरिफ वाली चेतावनी देकर माहौल को और भी बिगाड़ दिया गया है, क्योंकि अमेरिका को दवा बेचने वाले देशों में भारत और चीन दोनों टॉप 5 देशों में शामिल हैं। अमेरिका में बिकने वाली 87% दवाओं के लिए कच्चा माल बाहर से आता है। मुख्य रूप से चीन से अमेरिका भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदता है।
दुनिया में कुल आपूर्ति का लगभग 40% हिस्सा चीन देता है। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हो रहा है। 2 दिनों के अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। कल इस अधिवेशन का पहला दिन आत्मचिंतन पर फोकस था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण, दलित और मुसलमान करती रह गई और बीजेपी ओबीसी को ले गई, जबकि आज उनका फोकस पर बीजेपी पर हमला करना था। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी ने संसद में वक्फ संशोधन बिल पास किया। यह फ्रीडम ऑफ रिलीजन और संविधान पर आक्रमण है। राहुल जी श्रीमती सोनिया गांधी जी का हम स्वागत करते। पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, याद है आपको, गले लगे थे। इस बार गले लगने वाली फोटो देखी आपने? देखी? कहां गायब हो गई? राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चू तक नहीं निकली, आज तक गायब है। बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की हर संस्था में एक संगठन आरएसएस के लोग होने चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदुस्तान की सब यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के होने चाहिए। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है, बाकी पार्टियां नहीं रोक सकती हैं। आप देखना, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। साथियों का बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पार्लियामेंट हाउस में भाषण दिया था, मोदी जी के सामने कहा कि मोदी जी आप जाति जनगणना कराइए। मोदी जी ने आरएसएस में साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 संकल्पों की। पीएम मोदी आज दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने नवकार मंत्र का जाप किया और इसके फायदे बताते हुए 9 संकल्प भी लिए। दरअसल जैन साधक जिस मंत्र का जाप करते हैं उसे नवकार महामंत्र कहते हैं। जैन धर्म का पवित्र और महत्वपूर्ण मंत्र है। नवकार महामंत्र दिवस के लिए दिन इस मंत्र का सामूहिक जाप किया जाता है। आज पीएम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नंगे पांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक धोती और कुर्ता धारण किया था। उन्होंने कहा कि वो आज नवकार महामंत्र की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आज सब 9 संकल्प लेकर जाएं। इन 9 संकल्पों में पानी बचाना, मां के नाम एक पेड़ लगाना, साफ सफाई रखना और वोकल फॉर लोकल का संकल्प शामिल है। इसके अलावा देश दर्शन करना, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना, योग और खेल को जीवन में शामिल करना और गरीबों की मदद करने का संकल्प भी लिया गया। पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, इस पर एक छोटी सी न्यूज रील आइए आपको दिखाते हैं। चिन्ह ये सम्मान प्रदान हो रहा है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। कि जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं, खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। जब हम खुद को जीतते हैं, हम अरिहंत बनते हैं। आज जब इतनी बड़ी संख्या में विश्व भर में एक साथ नवकार महामंत्र का जाप किया है, तो मैं चाहता हूं आज हम सब जहां भी बैठे हो, इस कमरे में ही सिर्फ नहीं,
9 संकल्प लेकर जाएं। पहला संकल्प पानी बचाने का संकल्प। बुद्धि सागर महाराज जी ने कहा था, पानी किराने की दुकान में बिकेगा। 100 साल पहले कहा है। आज हम उस भविष्य को जी रहे हैं। हम किराने की दुकान से पानी पीने के लिए लेते हैं। दूसरा संकल्प, एक पेड़ मां के नाम। तीसरा संकल्प, स्वच्छता का मिशन। स्वच्छता में भी सूक्ष्म अहिंसा है, हिंसा से मुक्ति है। हमारी हर गली, हर मोहल्ला, हर शहर स्वच्छ होना चाहिए। चौथा संकल्प, वोकल फॉर लोकल। हमें लोकल को ग्लोबल बनाना है।